सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आधार को किसी चीज के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार इसका दायरा बढ़ाती जा रही है। अब बैंक खाते, पैन कार्ड को जोड़ने से लेकर स्कूल में एडमिशन, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनवाने तक के लिए आधार जरूरी हो चुका है। और भी नई नई सुविधाएं इस लिस्ट में जुड़ती जा रही हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले यूपीए की आधार कार्ड योजना का जमकर विरोध करती थी, यहां तक कि इसे विजनलेस पॉलिटिकल गिमिक भी बताया गया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है वो है आधार कार्ड। सरकार आधार के फायदे गिनाते नहीं थकती। सरकार ये दावा भी करती है कि आधार पर आपका डेटा यानी आपकी सारी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अभी हाल में CIS की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक सरकारी वेबसाइटों ने ही 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा लीक कर दिया है। यहां तक कि कई केंद्रीय विद्यालयों से बच्चों का डेटा भी लीक हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई आधार से प्राइवेसी पर गंभीर खतरा है या इस आशंका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? अगर कोई आपका आधार नंबर जान भी लेता है तो आपका क्या बिगड़ेगा? इन्हीं मुद्दों पर आवाज अड्डा पर आज होगी बड़ी बहस। आवाज अड्डा पर आज की बहस में हम आपको भी जोड़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या आधार से प्राइवेसी पर गंभीर खतरा है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हां या ना में आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आवाज अड्डा पर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं जो खास मेहमान, उनमें हैं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अरविंद गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जी, अभी जुड़ गए हैं। आई स्पिरिट के वॉलंटियर संजय जैन हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं। आधार एक्ट का पुरजोर विरोध करने वाली IIT दिल्ली की एसोसिएट प्रोफेसर रितिका खेरा हमारे साथ इस पैनल में जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ आज की चर्चा में 2 वरिष्ठ वकील भी हैं। एक हैं कपिल संखला और दूसरे हैं शहजाद पूनावाला। रितिका खेड़ा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। जैसा हमने आपके परिचय में भी बताया कि आप आधार एक्ट का भरपूर विरोध कर रही हैं। मेरा सवाल है कि आधार एक्ट का विरोध आप कर रही हैं, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं या आप आधार की अवधारणा से ही सहमत नहीं हैं? एक्चुअली हम लोग इस आधार प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और इस पे सवाल उठा रहे हैं 2010 से, क्योंकि 2010 में जब ये लाया गया था UPA 2 द्वारा, तब हमें बताया गया कि इससे गरीब लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचाने में, सब्सिडी पहुंचाने में काफी मदद होगी। तब हमारा तर्क ये था कि अगर आप प्रिंसिपल में भी देखें, थ्योरी में भी देखें, तो आधार इसमें बहुत कम मदद कर सकता है। जैसे अगर आप दुकान पे जाते हैं और आपको डीलर 35 किलो की जगह 30 किलो पे देता है, लेकिन साइन 35 पे करवा लेता है, तो उसमें आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लाएंगे तो डीलर की दादागिरी खत्म नहीं हो पाएगी। तो थ्योरी में भी आधार का वेलफेयर डिलीवरी में बहुत कम योगदान होगा। अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अकाउंट खोलिए, और अकाउंट तो आधार के आने से पहले भी गरीबों के खोले गए हैं, तो वो भी किया जा सकता है बिना आधार के। और जो आधार एक्ट अभी आया है पिछले साल, वो एक्ट में भी काफी गंभीर समस्याएं हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारा जो विरोध है वो आधार प्रोजेक्ट पर है। तो आपके हिसाब से आधार प्रोजेक्ट ही जिस वायदे के साथ बनाया गया था वो पूरा नहीं करता है, इस प्रेमाइस का वो विरोध करता है। इस पे हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अरविंद गुप्ता जी, आप क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये बात सही है कि बहुत जमकर विरोध किया था जब ये स्कीम आई थी। इसको UPA का पॉलिटिकल गिमिक भी बताया था। उसके बाद क्या तब से अब तक स्कीम में, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं कि जिसके बाद आपको लगता है कि बहुत काम की चीज है, या उस वक्त जो लोग विरोध कर रहे थे वो पार्टी की केंद्रीय लाइन नहीं थी, या वो गलत विरोध कर रहे थे? देखिए, मैं जो प्रोफेसर खेरा ने बात कही, पहला उसका खंडन करना चाहूंगा, और फिर दूसरा जो आपने ये पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा, इस पर बहुत सस्ता से एक उत्तर दूंगा। जो आधार में प्रोफेसर साहब ने बोला कि आधार क्या किसी भी सिस्टम में अगर आपको 30 किलो सामान दिया जाता है और 35 पे साइन करा लिया जाता है, तो वो अगर सिस्टम के अंदर है
कि 35 किलो पे साइन किया, आप 35 किलो की पे आप अंगूठा लगा रहे हैं या आईरिस स्कैन कर रहे हैं और एक्चुअली आपको 30 मिल रहा है, वो तो फिजिकल एक बदमाशी हो रही है और उसको आधार क्या कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आधार से जो डुप्लीकेसी हो रही है, जो डायरेक्ट आपको पैसा नहीं मिलता था, जो बिचौलिए होते थे, वो तो सारा एलिमिनेट होने का ही तो प्रोविजन है। और जो प्रोफेसर साहब ने बोला कि जो आधार था, बैंक अकाउंट पहले खुलते थे, तो अब जो मोदी सरकार ने जो चीज करी, जो सबसे बड़ी चीज है, उसका नाम है जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जैम। और इसको सबको याद करना चाहिए, बिकॉज ये ही एक इनेबलिंग फोर्स थी जो गवर्नमेंट की 100 रुपए को 100 रुपए पहुंचाने की एक विजन है। पहले क्या होता था, और ये रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, कि 100 रुपए अगर हम चलते थे केंद्र सरकार से तो 15 रुपए तक मैक्सिमम पहुंच जाते थे, तो खुशी मनाई जाती थी। आज डायरेक्ट बेनिफिट्स की वजह से और बैंक अकाउंट और आधार और मोबाइल नंबर की इंटीग्रेशन होने से 100 रुपए अगर चलते हैं तो 100 रुपए तक पहुंचने का विजन है और हल्के हल्के पहुंचने लगे हैं, बहुत स्कीम से पहुंचने भी लगे हैं। डुप्लीकेसी खत्म होने लगी है, फेक एनरोलमेंट खत्म होने लगी। अभी क्या होता था, आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाके एक बेनिफिट लेते थे, बगल वाली डिस्ट्रिक्ट में आके फिर से बेनिफिट ले लेते थे। वो सारी चीजें खत्म है। जो गरीब का पैसा है वो गरीब को मिल रहा है। जहां तक रही पॉलिटिकल बात, और मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, हमारे 3 मुद्दे थे जब ये आधार चालू हुआ था, कि इसको कंफ्यूज किया जा रहा था नेशनल सिटीजन रजिस्ट्रेशन के साथ, और उस पर क्लैरिफिकेशन मानी गई थी कि भाई ये क्या सिटीजनशिप का प्रमाण है क्या? आधार इज नॉट इक्वल टू सिटीजनशिप, ये कोई समझा नहीं पाया और हमने इसको बहुत क्लियरली कर दिया, आधार इज नॉट अ सिटीजनशिप प्रूफ। ये हमारी पहली ऑब्जेक्शन थी। दूसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि आधार के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फेडरेटेड डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या स्टेट्स के पास डेटा की एक्सेस रहेगी, क्या सेंटर के पास रहेगी और कैसे स्टेट्स यूज करेंगी। आप फंडामेंटली हरदम ये कहते हैं कि बीजेपी की ऑब्जेक्शन थी आधार को, हमारी ऑब्जेक्शन थी जिस तरह से आधार प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा था। आधार टेक्नोलॉजी पे कभी हमारी ऑब्जेक्शन नहीं थी। तो दोनों चीज डिफरेंट होती हैं। आज की डेट के अंदर भी आधार टेक्नोलॉजी, जो जितनी टेक्नोलॉजी है, ये तो एक एवर इवॉल्विंग और इंप्रूव किया जाने वाला प्रोसेस है और उस पर हम करते रहेंगे और हमारे देश के टेक्नोक्रेट्स करते रहेंगे। बट जो 2 डिफरेंट चीजें हैं, उसको डिफरेंट समझना और समझाना बहुत जरूरी है। उस टाइम भी हमारी जो ऑब्जेक्शन थी वो बहुत क्लियरली थी कि आधार को जिस तरह से यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल गलती है। आज हमने जिस तरह से इसको जनधन, आधार और मोबाइल की एक ट्रिनिटी बनाया है, उस तरह से हम यूज कर रहे हैं, एक बहुत सरल तरीके से आगे और मतलब इसको लिया जा रहा है और गवर्नमेंट को रिफॉर्म किया जा रहा है। मैं यहां पर हरदम बोला है और आज भी बोलूंगा, आधार कांग्रेस सरकार ने चालू किया था और उसका क्रेडिट हरदम कांग्रेस को दिया जाए कि उन्होंने अच्छी नींव रखी थी और उस पर हमने बिल्ड किया और उसको एक नया टूल बना दिया टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री एंड रीबूट द गवर्नमेंट। जी, मैं अजय कुमार जी के पास जाना चाहता हूं। अरविंद गुप्ता जी ने अपनी बात खत्म करते समय कहा कि इसका क्रेडिट कांग्रेस को दिया जाना चाहिए, लेकिन जो बाकी साथ में जुड़ी हुई बातें हैं, जो आश्वस्ति जगाने वाली बातें अरविंद गुप्ता जी कर रहे हैं, जिससे बहुत भरोसा जगना चाहिए कि आधार में कोई खतरा नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप उससे पूरी तरह सहमत हैं या आपको अभी आधार में कुछ गंभीर सवाल दिख रहे हैं, खासतौर से जिस तरह से वो इस्तेमाल हो रहा है? देखिए आलोक जी, जिस तरह से वर्तमान में आधार की जो इस्तेमाल हो रही है वो चिंता की विषय, इसलिए कि मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा। पहले तो धोनी जी की निजी डेटा जो आधार डिटेल्स जो है वो सार्वजनिक हुई, उसके बाद रविशंकर प्रसाद जी ने कार्रवाई की, एक कंपनी को जो 10 साल के लिए जो है निलंबित किया, सस्पेंड किया, जो भी होगा। लेकिन आपको लेकिन ये सरकार ने बताएगी कि 1390 जो है शिकायत थे, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब है कि यदि अब धोनी जी नहीं है तो तब तक तो कोई कार्रवाई इस देश में नहीं होगी। दूसरी बात है, आधार में एक यूआईडीए के एक मेंबर है राजीव जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं, वो यूआईडी के बोर्ड मेंबर हैं और उनका एक कंपनी है नेटकोर। उन्होंने ये कहीं नेटकोर एक कंपनी है और उन्होंने वहां पर काफी जगह इन्होंने कहा कि आधार कैन बी यूज फॉर पॉलिटिकल टारगेटिंग। तो हमारा ये कहना है, क्योंकि आप एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म, आधार का नियत क्या कि लीकेजेस को जो है, लीकेजेस जो अगर आप सब्सिडी देते हैं तो उसको लीकेजेस को रोकने के लिए या डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए। और जिस प्रदेश से मैं आता हूं झारखंड में, वहां का कहानी सुन लीजिए। आप बोलते हैं कि आपने बहुत बड़ा लीकेज रोक दिया,
वहां पर जो 35 से 40% जो है राशन की जो बंटवारे में जो कमी आई है, वो क्योंकि कभी लाइन नहीं रहती है और अधिकांश जो है इसकी जो है मार आदिवासी और दलित के ऊपर पड़ रहा है। तो गरीब से गरीब लोग, क्योंकि वहां पर कनेक्शन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं होता, तो एक तो ये नुकसान, तो आप वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं जी। अगर आप देख लीजिएगा वर्तमान में 13 करोड़ के आसपास जो है आधार डिटेल्स लीक हो चुके हैं। और इनकम टैक्स में आप देख लीजिएगा, मान लीजिएगा कि आपने इनकम टैक्स और आधार के साथ लिंक कर लिया, सरकार कहती है कि टैक्स चुराने के लिए हम रोक रहे हैं। आप अगर इनकम टैक्स डिटेल आधार के आधार पर अगर कोई हैक करके ले लेता है, उसके आधार पर जो है आप टारगेट हो सकते हैं, अपराधी लोग आपको टारगेट कर सकते हैं, ब्लैकमेलर्स टारगेट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आधार को आपने स्वास्थ्य के साथ लिंक कर लिया, तो अगर मान लीजिएगा कि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं लेकिन आप उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा और प्राइवेट कंपनी, लास्ट में प्राइवेट कंपनी को आईडीएफसी कहती है कि अगर आपको खाता खोलना है तो आप आधार कार्ड नंबर दे दीजिए। कहां से ये कहां की तानाशाही चल रही है? आप बताइएगा कि आईडीएफसी बैंक सबको ईमेल भेज दिया कि आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा अगर आपको अपना अकाउंट लिंकेज करने के लिए। एयरटेल और अलग अलग प्राइवेट कंपनीज जो बोलते हैं कि आप आधार कार्ड पर, इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डिटेल, सरकार कहती है कि डेमोग्राफिक डिटेल सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे पिताजी के नाम, उसके आधार पर जात पता लगाते हैं, हम कहां रहते हैं उसके आधार पर आप टारगेट करेंगे। तो बहुत सारे डिटेल जो आधार कार्ड में है, उसको अगर गलत कंपनी या गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो बहुत बड़ी नुकसान होगी। तो हमारा कहना है कि और यूआईडी के जी अजय कुमार जी, आपने ये जो सवाल उठाए हैं, आप ये बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं है। मैं अरविंद गुप्ता जी और रितिका खेड़ा दोनों कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनको मैं एक एक बार उनका एक ओपनिंग कमेंट ले लूं, इसके बाद हम डिबेट ओपन करते हैं। संजय जैन, आप इसका जवाब देंगे क्योंकि आप इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप आधार के एक प्रबल समर्थक हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल टारगेटिंग और सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई शक है? और अगर हो सकता है तो ये खतरा क्यों नहीं होगा कि ये सरकारें जिनके हाथ में वो डेटाबेस होगा वो अपने पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगी? तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने बैंक अकाउंट ओपनिंग का एग्जांपल लिया। अब जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अपना आईडी तो देते ही हैं, उसमें आपका नाम, पता, सब इन्फॉर्मेशन होती है। अब अपना आधार नंबर दिया तो आधार से वो आपके परमिशन के साथ यही डेटा आधार से लेके अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा डेटा तो दिया नहीं गया बैंक को। इनफैक्ट ये इतना आसान हो गया है कि आप बैंक अकाउंट इमीडिएटली खोल सकते हैं, और क्योंकि ये इसका कॉस्ट कम हो गया, आईडीएफसी बैंक जाके दूर दराज गांवों में अकाउंट खोल सकता है कम खर्चे के साथ। अब जो हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें हम चाहते हैं कि बैंक जाके सबको सर्विस करें, दूर दूर सर्विस करें। उसका कॉस्ट अगर कम होगा तो बैंक राजी होंगी, अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो बैंक नहीं करेंगी। इतने सालों से कर नहीं पाई ये बैंक, अब ये टेक्नोलॉजी के द्वारा जब ये सर्विस कर पा रही है इन लोगों को, तो आप ये प्राइवेसी का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, जबकि कोई प्राइवेसी का मुद्दा है ही नहीं इसमें। ये सेम वही इंफॉर्मेशन है जो आप आईडी कार्ड पे देते थे अकाउंट खोलने के लिए। तो इस मामले में मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये इसमें गलत क्या बात है। दूसरी बात रही कि ये जो डेटाबेस है, अब आप कहिए कि हमारे पास एक इलेक्टोरल डेटाबेस भी है जिसमें सब हमारे वोटर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्शंस फ्री और फेयर हों, इसलिए वो डेटाबेस पब्लिक है, कोई भी जाके देख सकता है कौन है कौन नहीं है उसमें। तो ये इंफॉर्मेशन, नाम, पता, आप कहाँ रहते हैं, एज क्या है, वो सब है उसमें। तो अब ये इसमें पॉलिटिकल टारगेटिंग जो करनी थी, कांग्रेस जो पार्टीज हैं एनीवे ड्यूरिंग द इलेक्शंस वो ये डेटा एनालाइज करके डिसाइड करती हैं किस तरह कैंपेन करें, तो आधार से इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी बात तो ये है कि राजेश जैन अगर हैं उसमें, उनको ये डेटा पर कोई स्पेशल एक्सेस नहीं है। आप देखिए आधार का जो लॉ है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें उनको कोई खास एक्सेस नहीं मिलेगा। अब ये सब बातें आप सोच के समझिए कि ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये बहुत ही मतलब पता नहीं किस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद हैं। और मैं यही बात कहना चाहूंगा। जी, शहजाद पूनावाला, आपके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने संजय जैन ने, और संजय जैन आई स्पिरिट के साथ काम करते हैं, मैं मानता हूं कि वो कुछ तकनीकी जानकारी के साथ ये बात कह रहे हैं, और लेकिन ये बात मुझे भी समझ में आती है। मैं इस मामले में बिल्कुल आम आदमी की तरह देखता हूं
कि जो जानकारी अवेलेबल है किसी और तरीके से मैं देता था, अब मैं उसे आधार के जरिए दे रहा हूं, इससे क्या नुकसान होने जा रहा है, क्या ये आप समझा पाएंगे? हाँ, देखिए, ये गलतफहमी है कई लोगों को कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हम शायद बैंक को देते हैं वो रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में है और कोई भी पब्लिक ऑफिशियल इसको जांच कर सकता है। कैनरा बैंक 2005 का केस था जिसमें ये कहा गया था, आंध्र प्रदेश का एक केस था जिसमें कि पब्लिक ऑफिशियल्स को ये अधिकार नहीं है कि वो बैंक में घुस के हमारे रिकॉर्ड्स देखे, और इसको आर्टिकल 21 के तहत राइट टू जो प्रिवेसी है उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। और 70 के दशक से ही हमारी राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट की तरह देखी जा रही है और जिसमें कि ये राइट इंक्लूडेड है। तो ये कहना कि जो बैंक में हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एनीवेज अवेलेबल है, नो, इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे अटॉर्नी जनरल ने 2 दिन पहले कोर्ट में कहा है कि द राइट टू वंस बॉडी, मतलब हमारे शरीर का हक जो है वो हमारा नहीं है। आप मुझे ये कह रहे हो कि बिना कंसेंट आप मेरे शरीर के जो चीजें हैं उसको वायलेट कर सकते हो, तो मतलब आप एक तरीके से कह रहे हो कि रेप जो है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि रेप में भी कंसेंट नहीं होता। तो आप कल कहोगे कि रेप भी जस्टिफाइड है। ये इस तरीके के लीगल आर्ग्यूमेंट्स जो किए जा रहे हैं ये आर्टिकल 21 और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 13.5 करोड़ का जिक्र किया गया, इतने डेटा लीक हुए हैं, धोनी का जिक्र किया गया, धोनी का रिकॉर्ड लीक हुआ है। हमारे आधार एक्ट में सिर्फ एक सेक्शन 47 है जिसमें कहा जाता है कि अगर थेफ्ट होती है तो उसमें सिर्फ आपको जो है क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करने का हक है। वो क्रिमिनल कंप्लेंट का क्या हो रहा है, जो 4 सरकारी संस्थाओं से ये लीक हुआ है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? ये कह रहे हैं कि डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता, पर डेटा को इस सरकारी तंत्र यंत्र से लीक भी तो किया जा सकता है जैसे हुआ है, और उसके ऊपर क्या जवाबदेही है सरकार की? और चौथी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले का उनका ट्वीट मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि अरविंद जी ने एक बात कही वो गलत थी। उन्होंने कहा, आधार पे मैं ये कह रहा हूं, नाइदर आधार की टीम ना मुझे प्रधानमंत्री जिनसे मैं मिला मेरे सवालों का उन जवाब दे सके, सिक्योरिटी थ्रेट जो इससे उठता है उस पे, ये इस पे विजन भी नहीं है और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। क्लियरली प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे उनको सिक्योरिटी थ्रेट का बड़ा सा एक सवाल निशान था, वो आज भी जारी है क्योंकि कल इतने दिनों में इतने डेटा लीक हुए हैं, वो बुनियादी सवाल एड्रेस नहीं किया गया है। भाजपा इसको जो था ये एक डिलीवरी मैकेनिज्म था जो कि एक अच्छा उद्देश्य था, पर इसको डिलीवरी मैकेनिज्म से अब चेंज करके एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, कंपलसरी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 बार सरकार ने कहा है कि इसको मैंडेटरी नहीं बनाया जाएगा। सरकार के शब्द की कोई वैल्यू है या नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? जब आप बार बार सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि इसको मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन पाने के लिए आधार जरूरी है। आपको पता है बच्चों के एडमिशन के लिए, 4 साल के बच्चों के एडमिशन के लिए आज आधार कंपलसरी है। ये मास सर्वेलेंस का एक मैकेनिज्म बन चुका है डिलीवरी मैकेनिज्म के बदले। और डिलीवरी मैकेनिज्म भी क्या, आप मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश सरकार की एक सर्वे है जिसने बताया कि 48% जेन्युइन बेनिफिशियरीज को अपनी स्कीम का बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आधार का चक्कर उनके दिमाग में बैठ नहीं रहा है। तो किसी डिजर्विंग बेनिफिशियरी को अपने हक से अलहदा रख के आप पैसे बचा रहे हो और उसको आप मार्केट कर रहे हो कि आधार की उपलब्धि है, तो ये तो वही हुआ कि आप एक स्कीम के लिए पैसा नहीं देते हो और फिर कहते हो कि देखिए हमने इतना पैसा बचा लिया फिस्कल रेवेन्यू का। तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो इसके कॉस्ट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इस पर मूल्यांकन होना जरूरी है। जी, शहजाद पूनावाला ने जैसे एक वकील अपना केस रखते हैं ऐसे एक बड़ा लंबा केस रखा है। हालांकि मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे, फिर भी क्योंकि अभी कपिल संखला अकेले बचे हैं जिनके पास हम नहीं गए हैं। कपिल संखला जी, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आधार कार्ड का डेटा लीक हो जाने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब है कि मेरी जिंदगी में आधार कार्ड न होता तो मुझे क्या नुकसान था और आधार कार्ड के होने से मुझे क्या फायदा हो रहा है? बहुत ही बढ़िया सवाल है आलोक जी, और देर आए दुरुस्त आए। देखिए, सबसे पहले जो इसका जवाब है कि जो आधार एक्ट है उसके अंदर ही प्रोविजन है जिसमें कि अगर इसका मिसयूज करा जाता है या ये डेटा लीक करा जाता है, हैक करा जाता है, तो पनिशमेंट का प्रावधान है। 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की पनिशमेंट है और 3 साल तक की सजा है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का जवाब। और दूसरा जो आपने पूछा कि इसके ना होने से या होने से मुझे क्या नुकसान या फायदा है, वो ये है कि
हम आधार की बात ना करें, हम इसकी बात करें जो ये सर्वेलेंस कह रहे हैं या राइट आउट बॉडी की बात कर रहे हैं कि मैं क्या अपना आइरिस स्कैन, आंखों का स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन देता हूं तो क्या ये मेरे राइट की वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है। देखिए इसका पर्पस क्या है, आप ये देखिए, सोशल सिक्योरिटी एक तरफ और सिक्योरिटी दूसरी तरफ। सोशल सिक्योरिटी जहां आपको फायदा और नुकसान होता है कि जो सरकार की मुहिम होती है कि गरीबों के पास या किसी एक सेगमेंट के पास पैसा पहुंचे, वो काफी सारे दलालों के थ्रू होते हुए आता है और वो धीरे धीरे वहां से हटते जाता है। तो जब टॉप से बॉटम तक पैसा आता है तो बहुत कम आता है। आधार ये जो चेक्स हैं, ये जो स्कैन है, फिंगरप्रिंट स्कैन एक्सेट्रा है, ये आपके पैन कार्ड के साथ जुड़ता है और एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म क्रिएट कर देता है कि जो पैसा है वो ऊपर से नीचे तक सही लोगों के पास आए, जो जिंदा हैं, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, गोस्ट नहीं है, नकली लोग नहीं है। तो फायदा और नुकसान आप खुद देख सकते हैं। और एक अब सिक्योरिटी की बात समझिए कि आप कहीं पे जाते हैं, मैंने कल भी ये बोला है, इससे पहले भी बोला है कि इंडिया इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये बहुत बड़ी चीज लगती है, बहुत सारे एनजीओ इसमें बहुत ताज्जुब करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे टेररिज्म फैक्ट है, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से टेररिज्म आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, सदर्न इंडिया में प्रॉब्लम है, अलग अलग जगहों में इश्यूज चल रहे हैं। जो अगर टेररिज्म और सिक्योरिटी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है जिससे हमें जूझना है, तो उसके लिए कुछ चेक्स भी लेने पड़ेंगे। अलग अलग देशों में, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, वहां पे अलग अलग तरह से आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। एक देश में तो आपके वॉइस स्कैन भी लिया जाता है। तो अगर इससे हम किसी तरह से टेररिज्म कम कर सकें या फिर आप कहीं जाते हैं तो किसी टेररिस्ट को पकड़ सकें, तो इसमें नुकसान क्या है? बहुत अच्छी बात है। आप ये कहते हैं कि जी बैंक्स का जो डेटा है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कोई ऑफिसर जाके, कोई नुमाइंदा जाके चेक नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेरे दोस्त एकदम सही कह रहे हैं। बट इसका एक सेकंड चार्ज बात यह है कि सारे बैंक्स आपकी इंफॉर्मेशन कॉमन पूल में डालते हैं, उसे सिबिल कहते हैं। जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपका सिबिल रेटिंग देखी जाती है। ये सारे के सारे बैंक्स बताते हैं, वो इंफॉर्मेशन कॉमन पूल में जाती है, सब बैंक वालों को मालूम है। कहां गया आपका ये राइट टू प्राइवेसी? अब आप दूसरी बात समझ लीजिए, आप कहते हैं कि जी आधार कार्ड लेके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन से किसी प्राइवेट सर्विस आपको अलग कराई जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है, अगर आप गूगल यूज करते हैं, आप उसमें रजिस्टर्ड हैं, तो बहुत सारी जगहों में जब आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि शैल वी अलाउ यू एंट्री थ्रू गूगल पासवर्ड, या आपसे पूछा जाता है फेसबुक में अगर आप मेंबर हैं तो फेसबुक की आप करके कनेक्ट करके आपकी सारी डिटेल्स वहां चली जाएंगी, आप उस वेबसाइट में जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो डेटा है, क्या वो इंटरनेट में अवेलेबल है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आधार ये जो आपकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है सर, मेरा इनकम टैक्स मैंडेटरी है, आप क्या बात कर रहे हैं सर? पूरा वाला साला कि मुझे जवाब देने दीजिए। फेसबुक और गूगल मैंडेटरी है, तो आप जरूर मुझे देखिए ऐसे कि हम इस आलोक जी मैं बड़ी देर से शांत से बैठा हुआ था। अरविंद जी मैं आ रहा हूँ आप पर। हमारा जो देश है वो हमें क्योंकि ये अभी तक सबको मौका दिया जा रहा था, मैं शांति से बैठा हुआ था, मुझे भी मौका दिया जाए के लिए। थैंक यू। मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कपिल संकला ने जो बात कही उससे कई सवाल उठते हैं और ये सवाल हैं हवा में चल रहे हैं। छोटी सी और एक आधे सेकंड की और बात, एक आधे सेकंड की और बात। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने देश से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे बॉर्डर सिक्योर करें और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। दैट इज ऑल जी। तो और अरविंद गुप्ता जी अब मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। हमें बचती है जी, और वापस इसलिए आ रहा हूं कि कुछ बात तो आपको कहनी है इतनी बात सुनने के बाद, जाहिर है, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये कई मामलों में हम देख रहे हैं शिफ्टिंग गोल पोस्ट वाला एक मसला चल रहा है कि किसी एक चीज की पहले एक खूबी बताई जाती है, फिर उससे शुरू होकर वो कहीं और पहुंच जाता है। जैसे आधार कार्ड, हम एक जहां शुरू होता था कि लोगों की पहचान होगी, भारत में सबके पास एक नंबर होना चाहिए, यहां से शुरू हुआ था। फिर उसको हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा, अभी संकला साहब ने उसको आतंकवाद से मुकाबले से जोड़ दिया। तो हम असल में क्या फायदा होने जा रहा है ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा आप समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। आलोक जी जो कपिल जी ने बात कही आतंकवाद की या नहीं, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, वो उनके विचार हैं। बट मैं दो पॉइंट जो आपने बोले कि आधार कार्ड एक सिंपल आइडेंटिटी सिस्टम है, सबसे पहले ये समझ लिए। ये आधार का एक्चुअली तो कार्ड का वर्ड इस्तेमाल करना गलती है। आधार एक नंबर है, आपको एक 12 डिजिट का नंबर जी, ये सफाई शुरू में दी गई थी कि कार्ड नहीं, दरअसल एक नंबर है। हाँ, नंबर है, और उस नंबर को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप अपनी 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट का, आइरिस का और ओटीपी से भी जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से एसोसिएटेड है। इन 3 चीजों से आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को ई साइन कर सकते हैं। कोई इसमें और टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। अब आपने इसकी बात करी कि जितने यहां पर तर्क अजय जी ने दिए और शहजाद ने जो एक्चुअली कांग्रेस के हैं लेकिन आज शायद एक वकील की तरह अपेयर कर रहे हैं। नहीं, वो कांग्रेस के समर्थक वकील हैं, ये तो साफ साफ हम लोग कहते हैं। कोई हमने आज परिचय वैसे दिया नहीं, लेकिन वो इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब मैं लेकिन कहना चाहता हूं कि देखिए जो डिबेट में किसी ने ये बात एक्सप्लेन नहीं करी और जो मैं समझाना चाहता हूं, 2 चीजें हैं। जो झारखंड में हुआ वो एक किसी आधार सिस्टम से कुछ चीज लीक नहीं हुई है, पहले ये बात मान के चलिए आप। आधार का सिस्टम के अंदर इतनी सेल्फ चेक्स हैं कि अगर कोई, इसको वेलोसिटी चेक कहते हैं, अगर कोई जगह से बहुत ज्यादा आधार एकदम यूज होने लगता है या किसी का एक आधार नंबर बहुत ज्यादा, एक पॉइंट से बहुत ज्यादा आधार नंबर बनने लगते हैं, सारे चेक्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और वो आधार या तो उस प्रोवाइडर को बैंक रोक सकता है या जहां पर अगर मिसयूज हो रहा है तो उसका रोक सकता है। पहला मैं समझाना चाहूंगा। दूसरी बात क्या है, डेटाबेस जो है आधार का वो बहुत सिक्योर है और उसको और सिक्योर किया जाए। वो तो एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है। पहले दिन तो कोई भी सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन सिक्योर मोस्ट नहीं होता है, उसको और सिक्योर करना जरूरी है। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, किसी ने इस बात पर थोड़ा संजय जी ने समझाया था, मैं फिर से समझाना चाहता हूं। देखिए, आप कहते हैं लो कॉस्ट बैंकिंग होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर हर चीज की कॉस्ट लोअर करी जाएगी। आज एक टेलीकॉम कंपनी ने मोबाइल सिम बांटे, सिर्फ आधार नंबर के प्रमाण से उन्होंने केवाईसी किया, नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बैंकिंग के अंदर संजय जी ने बताया कि एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती थी, इतने फॉर्म भरे जाते थे, कितना टाइम लगता था। आज एक आधार नंबर दीजिए, अपनी आप कंसेंट दीजिए। सबसे बड़ी बात यहां पर कोई नहीं बोल रहा है, जब हम कंसेंट देते हैं तो ही आधार आपका केवाईसी प्रोवाइड करता है। आधार के अंदर 2 प्रोसेस हैं, ऑथेंटिकेशन और ई ऑथ और ई केवाईसी। जब वो देते हैं आप तो ही डेटा वहां जाता है और उस प्रोवाइडर को आप कंसेंट देने के बाद डेटा देते हैं। आधार का डेटा, लेकिन अरविंद जी ये गवर्नमेंट क्लैरिफाई करने दिए। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको छोड़ के मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो ये आप कह रहे हैं कि कंसेंट का सवाल है, भारत में आमतौर पे प्रथा है, इससे पहले बैंकों में भी हम फॉर्म भरते थे, 35 पेज के फॉर्म पे 35 जगह सिग्नेचर लिया जाता था और न कस्टमर पढ़ता था न वो एजेंट जो अकाउंट खुलवाता था कि इसमें क्या लिखा है और हम अपने कौन से राइट्स इनको दे रहे हैं। इसी तरह जब आप कंसेंट ले रहे हैं, जिस आदमी को बैंक अकाउंट खोलने की या मोबाइल नंबर लेने की जल्दी है, वो शायद इस बात को सही तरह से उसको एहसास नहीं हो रहा है कि उसका इस कंसेंट के साथ उसकी क्या जानकारी जा रही है और अगर कोई नुकसान है तो उसे वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे जुड़ी हुई एक दूसरी चीज जो आपने नहीं सर मैं एक सवाल पूरा कर लूं, आपसे ही पूछ रहा हूं। आलोक जी, पहले आधार एक्ट में ये प्रोविजन था कि सिर्फ हाँ या ना में वेरिफिकेशन होता था। उसके बाद जो आधार एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है उसमें यह प्रावधान हुआ है कि अब उस सर्विस प्रोवाइडर को जो आधार डेटाबेस एक्सेस करता है उसको मेरी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद वो उसका क्या करता है, कितना शेयर करता है, उसको बायोमेट्रिक्स नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी काफी जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक भरे हुए फॉर्म को सिर्फ ऑथेंटिकेट करने के लिए आज आधार का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे खतरा तो बढ़ गया। अभी आपने सवाल जो पूछा जी, नहीं सवाल जो आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं समझाता हूं। आधार का पहली बात डेटा तो जो आधार डेटाबेस में है वो आधार डेटाबेस एक सिर्फ उस डेटा का कस्टोडियन है, वो डेटा आपका ही है। आप जब कंसेंट देते हैं तो वो डेटा आगे जाता है। अब समझाता हूं क्या डेटा आगे जाता है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी, हाँ या ना, वो उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं कि मैं प्रमाण दे रहा हूं ये अरविंद गुप्ता ही है, हाँ ये मेरा आधार नंबर है। 3 चीजें बताई जाती हैं प्रमाण देने के लिए, वो आधार उस चीज को सेटिस्फाई करता है। मैं जब बायोमेट्रिक लगाता हूं एक तरह से जब उसको पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन की तरह यूज होता है और वो कहता है हाँ जी ये आदमी अरविंद गुप्ता है। दूसरा जो आपने केवाईसी की बात करी, जो डेटा चाहता है वो क्या होता है केवाईसी? आपकी फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आप पहली बात तो थोड़े से ही प्रोवाइडर हैं इस देश में जिनको सर्टिफाई किया जाता है। बहुत लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होती है, डिवाइस से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर, वही सर्टिफाइड प्रोवाइडर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसको ये सर्विस कंज्यूमर को दे सकते हैं। जब वो सर्टिफिकेशन और टेक्निकल पैरामीटर क्लियर करते हैं तो वो डेटा, वो सर्विस यूज कर करके आप जब कंसेंट प्रोवाइड करते हैं, केवाईसी की एक अलग कंसेंट होती है, तो आप इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फोटोकॉपी ऑफ योर लाइसेंस
आप अभी क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट या सिम लेने के लिए अपना फोटोकॉपी लाइसेंस का या राशन कार्ड का या किसी का देते हैं, फोटोकॉपी करके साइन करते हैं, सेल्फ सर्टिफाई करते हैं। आधार में आप वो कह रहे हैं कि भाई ये मेरी सारी केवाईसी आधार के अंदर है और आपको मैं ये ट्रांसफर करता हूं, आप जाइए मेरा बैंक अकाउंट खोलिए। जो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो 35 पेज का फॉर्म है, वो तो वैसा ही है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, वो नहीं चेंज हुआ है। और वो उस बैंक का बिजनेस रूल है, उसमें आधार का कोई पर्पस नहीं। वो मैं सिर्फ उदाहरण आपको दे रहा था कि आदमी भारत में कुछ चीज लिखकर देने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स पर कितना विचार करता है। अब हम डिबेट को खोलते हैं और अब क्योंकि रितिका जी बहुत देर से कुछ कहना चाहूंगा। जो आपने सर्वेलेंस जो आलोक जी एक पॉइंट है, बहुत लोगों ने संक्षेप में कर दें, इसके बाद रितिका जी। अभी तक किसी ने जी अरविंद जी अंदर देखिए, अरविंद जी आप अपनी बात खत्म करें संक्षेप में, उसके बाद रितिका जी। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि देखिए आधार का जो पर्पस है आज में, वो सारा रिफॉर्म है, बैंकिंग रिफॉर्म है, गवर्नमेंट रिफॉर्म है और उसी में यूज हो रहा है। लेकिन जो इसको सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाएगा, ये अभी तक किसी ने समझाया नहीं है कैसे यूज होगा, बट एक मिथ क्रिएट करी जा रही है और वो मिथ गलती है। मैं एक चीज आपको और लास्ट में बताना चाहूंगा, बाकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। एक चाकू होता है, वो अच्छे काम के लिए भी यूज हो सकता है, गलती काम के लिए भी यूज हो सकता है। हम हरदम उसकी गलती उदाहरण देते रहते हैं और उसमें आगे क्या होगा वो बता सकते हैं। जी अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, किया जाए उसको उदाहरण दिया जाए। जी अजय जी, मैं रितिका जी काफी देर से हाथ उठा रही हैं, उसके बाद जी अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, रितिका जी के बाद मैं आपके पास आता हूं। रितिका जी, टेक्नोलॉजी को अच्छे और बुरे दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, आप कैसे देख रही हैं? टेक्नोलॉजी का अगर आपको अच्छा उपयोग टेक्नोलॉजी का देखना है तो आप छत्तीसगढ़ जाके वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो राशन की व्यवस्था है, वहां पर रमन सिंह सरकार ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वहां पर चोरी कम करने के लिए, वो देखिए, वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं 3 मुद्दों पर आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ जो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। सबसे पहला डेटा सिक्योरिटी का, कि अगर ये नंबर पब्लिक में मिल जाते हैं तो उससे नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि आपने आधार बेस्ड पेमेंट शुरू कर दिया है कि आप फिंगरप्रिंट से और फोन से, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपका अंगूठा आपकी बैंक है, तो अगर आपका नंबर ऑनलाइन है, अवेलेबल है, बैंक नंबर है, और अगर आपके कोई फिंगरप्रिंट डुप्लीकेट कर लेता है तो उससे वो बैंक फ्रॉड कर सकते हैं। बॉम्बे में कुछ छात्रों ने मैं बता रही हूँ, बॉम्बे में 200 छात्रों ने एक दूसरे के फिंगरप्रिंट रेजिन पे बना के रखे हैं क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, और जिस दिन वो नहीं जाते वो अपने दोस्त को दे देते हैं कि तुम हमारी अटेंडेंस लगा देना। तो एक बार अगर ये आपका पासवर्ड है और ये ऐसा पासवर्ड है जो एक बार चोरी हो गया तो आप फिर अपने ताले को नहीं बदल सकते, आप अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं बदल सकते, इसलिए ये डेटा सिक्योरिटी थ्रेट है, पहली बात। दूसरी बात, बार बार लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइवेसी सर्वेलेंस कैसे होगी, कि हम वैसे भी बैंक को अपना डेटा देते हैं, हम बाहर जाते हैं तो वीजा के लिए हम अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं, अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं तो वहां पर भी पंजे का निशान देते हैं। लेकिन आधार उन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये जो नंबर है इसे हर एक डेटाबेस में सीड किया जा रहा है, आपके रजिस्ट्रेशन में, पैन में, बैंक में, मोबाइल में, और इन सब के बीच में ये एक ब्रिज बना रहा है ताकि सरकार को पूरा हर समय पता चलेगा कि ये नंबर वाला व्यक्ति, ये नंबर वाली महिला कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कितना खाती है, कितना पीती है, ट्रेन से जाती है, कितना फोन इस्तेमाल करती है। इस वजह से ये एक सर्वेलेंस टूल तो है ही। और बहुत ताज्जुब की बात है कि जो हम ये बात जब कांग्रेस सरकार में थी, जब हम ये कह रहे थे तो ये हमको इसी तरह नकार रहे थे जिस तरह आज बीजेपी नकार रही है, और आज वही बीजेपी कांग्रेस के लोग आके हमारे ही तर्क हमें सुना रहे हैं। खैर एनीवे, तो ये सर्वेलेंस टूल इसीलिए है, और आप देख सकते हैं कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है इसका विरोध करती है, जब ये सत्ता में आते हैं तब इसको पूरी तरह से समर्थन करते हैं और बढ़ा चढ़ा के और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात, बार बार ये बात आ रही है, और पूरा यूपीए 2 में जब ये प्रोजेक्ट आया था तो इसको लोगों में बेचा इसी तरह गया था कि इस लोग सारे जो मिडिल मैन है, बीच में खा जाते हैं बिचौलिए, वो सब हट जाएंगे। लेकिन एक्चुअली अगर आप जमीन पे देखें तो आधार से बहुत नुकसान हो रहा है।
लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं चलते, अगर वो सारा आधार नंबर बनवा भी लेते हैं उसकी सीडिंग करेक्टली नहीं होती, सीडिंग करेक्टली हो जाती है तो जब राशन लेने जाते हैं तो मशीन नहीं चलती, मशीन चल पड़ती है तो शायद UIDAI सर्वर ना चले, तो इस वजह से वो अपने जो अधिकार हैं उनसे वंचित रह रहे हैं। तो इनका फायदा न करके इनफैक्ट ये नुकसान कर रहा है, और इस पूरे ढांचे के अपने खुद के बिचौलिए हैं जो आधार सीडिंग करते हैं, जो आधार नंबर देते हैं, वो पूरी प्राइवेट कंपनियां हैं। और जहां जैसे राजस्थान में अलवर में मैंने देखा है कि जो ई मित्र है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, वो जब बूढ़ी महिला अपना पेंशन लेने आती है तो उसको कहता है आज मैं पेंशन नहीं बांट रहा, आज मैं आधार सीडिंग कर रहा हूं, क्योंकि उसमें उसको इंसेंटिव है, 50 रुपए सरकार की तरफ से मिल रहे हैं सीडिंग करने के लिए, इसलिए वो जो अपनी पेंशन लेने आई है उसको भगा देता है और वो सीडिंग का काम करता है। तो बिचौलिए तो इस ढांचे में भी हैं, और लोग अगर कोई भी जमीन पे जाके देखेगा तो उन्हें दिखाई देगा कि इससे कितना नुकसान है। चौथी बात मैं ये भी कहूंगी कि किसी ने कहा कि इस कानून में प्रावधान है कि अगर डेटा लीक होगा तो उसका सजा होगी। अब जो सरकारी डिपार्टमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना डेटा लीक किया है, क्या उन्होंने एक भी FIR की है अभी तक? इनफैक्ट झारखंड में ये हुआ कि जब पेंशन डिपार्टमेंट का पकड़े गए, उनका सारा डेटा सामने आ गया लोगों के कि वो वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, तो 2-3 दिन बाद उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली कि ये तो पूरी अफवाह थी, ये फालतू की खबर थी। उनको ये नहीं पता था कि कुछ लोगों ने वो वीडियो बना लिया था और उनके पास सबूत भी था कि इस तरह से डेटा लीक है। तो जी रितिका जी, आपने चार बातें उठाई और बड़े सवाल हैं, उनके जवाब अरविंद जी देंगे, लेकिन उससे पहले अजय कुमार काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी, आपके पास कुछ और सवाल हैं या आप इन पे कुछ और रोशनी डालना चाहते हैं? थोड़ा संक्षेप में रखेंगे तो बातचीत में सबको शामिल करने का मौका मिल पाएगा। तो अलग जी 4-5 बातें जल्दी से मैं बोल देता हूं। पहले तो एक वक्ता ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत ही शानदार अस्त्र है। एक तरफ अरविंद जी बोलते हैं कि ये सर्वेलेंस नहीं है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि टेररिज्म के लड़ने के लिए कोई बोलते हैं, तो दोनों तो साथ में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है तो आपको सर्वेलेंस करना पड़ेगा, तो दोनों जो है इसमें विरोधाभास है। दूसरी बात है, जब भी किसी बहस में अगर आपको जो बहस को जो खत्म करने की आवश्यकता हो तो बोलते हैं कि देश की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, जैसे विमुद्रीकरण में जो हमने सुना था उसी तरह से इसमें भी शुरू हो गया है। अब जो है कम से कम इस तरह के जो है बहस को हल्का मत कीजिए कि ये आतंकवाद से कैसे लड़ाई होगा। EU में जो अगर यूरोपियन यूनियन में वो तो वीजा के एंट्री प्रोसेस में सफाई दी कि अगर पाकिस्तान की सीमा से जो है पार करके लोग आ रहे हैं, एक मिनट बोलने दीजिए। संकला जी की अपनी राय है, बोलने दीजिए सर, बहुत क्लैरिटी से दे रहा हूं, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं। आप इसमें अरे मुझे मेरे को मत आलोक जी पहले बात तो नहीं अजय जी आप पूरी करें बात, मैंने सिर्फ इतनी सफाई दी। पहले बात तो सुन लीजिए सर, पहले बात तो सुन लीजिए ना। अजय जी मैं सुन रहा हूं आपकी बात, पहले बात तो सुन जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं सिर्फ ये सफाई दे रहा था कि अरविंद जी ने ये बात कह दी कि मैं उस बात पर, खास इस बिंदु पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं या मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप अपनी बात जल्दी नहीं करूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा। वो मेरे विचार, अजय जी को बात पूरी करें। दूसरी बात है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि इसके ऊपर कानूनी प्रावधान है सख्त सजा दिलवाने का। आप बताइएगा कि 13 करोड़ के आसपास की जो है आधार डिटेल्स जो है सार्वजनिक हो चुके हैं। झारखंड में पिछले साल हुआ, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? तीसरी बात, FIR सिर्फ यूआई जो आधार के संस्थान के जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी का, वही FIR प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अगर हमारा डेटा जो है सार्वजनिक हो जाए तो हम किसी के वहां सिर्फ हमको UIDAI के वहां पर जो शिकायत करनी पड़ती है, और वो जो है वो समझे ना समझे सरकार कि केस करना कि नहीं करना, तो कहां की बात हो गई? हमारी जो है पूरी जो है निजी डेटा सार्वजनिक हो गया और उसके बाद हम FIR भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं है। चौथा समस्या क्या है? ये सब बहस इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में अगर आपको इस तरह से आधार को यूज करने की, इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ी तो आप एक निष्ठा से संबंधित कानून क्यों नहीं लाते साथ में? अगर उसको ले आते कि प्राइवेसी लॉ ले आते इस देश में, तो कम से कम ये तो सीमा तय होता कि क्या क्या किस कारण से इस्तेमाल हो रहा है। और मैडम को हम ये कह, जब कांग्रेस सरकार आधार के इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ 4-5 योजना के लिए, और वो भी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था अलवर में, हजारीबाग में, क्योंकि अब जब भी आप कोई नए सिस्टम योजना लाते हैं तो उसको आपको जो पहले टेस्ट करना पड़ता है। तो हमारा कहना है कि पहले तो, आखिरी में आलोक जी, इस सरकार को अगर आपको आधार से इतनी प्रेम है और हर चीज में लगाना चाहते हैं तो निजता से संबंधित कानून भी साथ में लाइए।
क्योंकि ये जो है ये इंडिविजुअल का प्राइवेसी की बात है, लेकिन प्राइवेसी तो कोई किसी उस पर इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। जी, तो अजय जी ने जो सवाल उठाया इस पर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में, लेकिन अब एक ब्रेक लेने का वक्त है, ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम आएंगे और दो सवाल हैं जिन पे बात करेंगे कि प्राइवेसी का सवाल कितना गंभीर है, क्या उसके लिए अलग से एक कानून बनना चाहिए, और दूसरा क्या आधार काले धन पे लगाम कसने में भी कामयाब होगा। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं जल्दी ही एक ब्रेक के बाद। आधार राष्ट्रीयता का सबूत नहीं है, आधार मेरे पते का सबूत भी नहीं है। बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी है, पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार जरूरी है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए भी आधार जरूरी है। और अब बहस यहां पहुंच गई है कि क्या हमें प्राइवेसी का कोई अधिकार है, क्या हमें अपने शरीर पर कोई अधिकार है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क रख दिया गया है कि नागरिक के शरीर पर भी नागरिक का अख्तियार नहीं है, अधिकार नहीं है। अरविंद गुप्ता जी, ये हम कहां जा रहे हैं? अगर नागरिक का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, अपने डेटा पर अधिकार नहीं है, तो इस राष्ट्र का और इसके नागरिक का संबंध क्या है? देखिए, मैं तीन चीजें इसमें कहना चाहूंगा। नंबर वन, अजय कुमार जी ने आधार को पायलट मांगा। 60 करोड़ आधार एनरोलमेंट हुई थी कांग्रेस यूपीए 2 के रिजीम में, 60 करोड़, और वो 60 करोड़ नंबर बढ़ के अब 110 करोड़ हो गया है। और क्या कांग्रेस ने उस टाइम बिना प्राइवेसी लॉ के बारे में सोचे हुए, डेटा प्राइवेसी के सोचे हुए 60 करोड़ लोगों को एनरोल कर दिया था? मेरा भी आधार नंबर 2012 या 13 का है, जब कांग्रेस सरकार थी। तो ये एक बहुत गंभीर, बट वो मैं कहूंगा, लेकिन ये अजय जी को इसका समर्थन देना चाहिए कि आज हाँ, हमें डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन लॉज की जरूरत है। मैं भी उसको कहता हूं कि आगे हिंदुस्तान ऐसा डिजिटल एज में चला गया है अब कि हमें एक डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन लॉज की अब जरूरत है। दूसरी बात, एक बहुत ज्यादा लिटरेसी की जरूरत है जिसमें लोगों को अपने डेटा की अहमियत को समझ में आए। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। हम जो मेरे मित्र, लॉयर मित्र थे, उन्होंने जो बात बोली, कपिल जी ने, हम गूगल को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, अपने फोन्स को इतना ज्यादा डेटा शेयर कर देते हैं और उसमें प्राइवेसी के जो इश्यूज हैं और डेटा शेयरिंग के जो इश्यूज हैं बिल्कुल नहीं समझते हैं। और बायोमेट्रिक तो हम हर पासपोर्ट में और वीजा में और हर जगह दे देते हैं। तो इसके अंदर हमें भी अपने डेटा की अहमियत समझनी चाहिए। तीसरी, आधार के अंदर मैं फिर से कहना चाहूंगा, हमारा डेटा, हमारा बायोमेट्रिक हमारे कंट्रोल में है। जब हम कंसेंट देते हैं, जब हम हाँ कहते हैं, तो ही वो डेटा जो होता है, जिसमें बिना बायोमेट्रिक के जो एड्रेस डेटा होता है, वो सब जो है हम किसी एक बैंक को या टेलीकॉम कंपनी को ट्रांसफर करते हैं, बट अपनी कंसेंट के साथ, जैसे हम फोटोकॉपी करके एक दस्तावेज को अटेस्ट करते हैं। तो ये तीन चीज मैं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं चौथी चीज इस डिबेट को जो बहुत जरूरी है, जो बार बार हो रही है, आधार एक ऐसी मूवमेंट है आज की डेट में जो इस देश को पूरे बदलने की प्रणाली है, और उसको हमको उस स्पिरिट में लेके आगे चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। पूनावाला जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अरविंद जी ये सवाल पूछूंगा, पूनावाला जी भी शायद पूछेंगे कि ये जो सिटीजन और राष्ट्र का जो संबंध है वो क्या होगा? एक नागरिक के किस चीज पर इस देश का अधिकार है और किस हद तक अधिकार है, और अगर मेरा सब कुछ इस देश का है तो क्या मैं इस लोकतंत्र का गुलाम हूं? पूनावाला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये मैं इसमें जवाब दूंगा और अपनी ओपिनियन दूंगा, बिकॉज इसमें बहुत लीगल एक्सपर्ट हैं। शहजाद जी भी लीगल शायद इसमें अपनी ओपिनियन देंगे। मेरी ओपिनियन बहुत सिंपल है इसके अंदर। आज की डेट में जैसे जो डेटा हम गवर्नमेंट से शेयर करते हैं, जो गवर्नमेंट, मैंने एक वर्ड यूज किया, गवर्नमेंट आधार डेटा का कस्टोडियन है, सिर्फ कस्टोडियन है। डेटा आपका ही है, आपके कंट्रोल में है। गवर्नमेंट भी उस डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकती। आपका बायोमेट्रिक एक सिक्योर डेटाबेस में सिक्योर्ड है जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया है कि नागरिक का अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। सर, मैं कमेंट प्लीज। वो एक अलग डिबेट है। मैं आधार के डेटाबेस की जो बात कर रहा हूं, आधार और पैन के मामले में कहा गया, आधार, पैन और इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में कहा गया। देखिए, मेरी बात जी संक्षेप में पूरा कर दें। मुझे कुछ रखने दीजिए। आधार में जब हम बायोमेट्रिक डालते हैं, किसी और आदमी को एनरोल कर, आपने एक सवाल लोगों ने किया कि भाई आप नहीं, ये बात अरविंद जी आप पहले भी कह चुके हैं कि मेरी कंसेंट से जानकारी शेयर हो रही है। शहजाद पूनावाला कुछ मुद्दा उठाना चाहते हैं और कह रहे हैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। जी हाँ जी, आलोक जी,
हमारे संविधान में हर राइट नहीं दिया गया है लिखित में। सुप्रीम कोर्ट हमारे कुछ राइट्स का इंटरप्रिटेशन करती है संविधान को देखते हुए। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन, उदारवादी इंटरप्रिटेशन करते 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 आज हमारी राइट टू प्राइवेसी एक बुनियादी हक बन चुका है। और मुझे लगता है कि जो भी देश में एक राइट टू प्राइवेसी का कानून भी बनना चाहिए, जैसे कुछ वक्ताओं ने कहा, आज की तारीख में ये बुनियादी हक है। पर हमारे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि बुनियादी हक नहीं है। क्यों कह रहे हैं इसको समझिए। बार बार कंसेंट की बात की जा रही है। आधार के फॉर्म पे भी लिखा है कि ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। पर जो लिंकेज इसकी पैन कार्ड के साथ की गई है इनकम टैक्स एक्ट 139AA के द्वारा, आप एक फाइनेंशियल चैनल है, आप जानते हो, अब वो एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया है। जबकि आधार एक्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारा कमिटमेंट था कि ये मैंडेटरी नहीं होगा। पहली बात। आप कह रहे हो कि, दूसरा एक उदाहरण देता हूं कि क्या है। हमारी कई रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अरविंद जी की रजिस्ट्रेशन 2016 के पहले हुई है। आधार एक्ट 2016 में आया है, 2016 के पहले हुई है। अब ये 2016 के एक्ट में ये कहा गया, आधार एक्ट में, कि जिसका भी आधार नंबर है बायोमेट्रिक्स के साथ, वो पुलिस और ऐसी एजेंसियों के साथ शेयर किया जा सकता है। अरविंद जी ने 2012 में रजिस्ट्रेशन कराई है, उनका कंसेंट है क्या कि उनके पुलिस के साथ शेयर किया जाए डिटेल्स? ये बुनियादी सवाल है। आपने एक्ट ले आके पोस्ट, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप प्लीज, गलत हो तो गलत आप अपने टाइम में कहिए, मुझे और 2-3 बुनियादी चीजें रखने दीजिए। अमेरिका जैसा देश जो आतंकवाद से लड़ रहा है और काफी आगे है हमारे से लड़ने में, उसके पास भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं। उनका जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें बायोमेट्रिक्स नहीं है। वो क्यों? और यूरोपियन कंट्रीज में भी, यूके में भी ऐसी चीजें नहीं है जहां पे बायोमेट्रिक्स को कंपल्सरीली लिया जाता है। और फिर आप कह रहे हो कि ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये ट्रांसफर हो रहा है पुलिस को एक्ट के तहत, ये ट्रांसफर हो रहा है दूसरी हमारी फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग कराने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट की टिकट खरीदने के लिए आधार कंपल्सरी किया जाएगा। तो आप देखिए, मेरे लोकतंत्र में मेरी सरकार मेरा फाइनेंशियल प्रोफाइल बना रही है, मेरा टूरिज्म का प्रोफाइल बना रही है, मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूं उसका प्रोफाइल बना रही है। अरे यही पर मेरा विरोध है। यूआईडी मिसयूज ना करे। और कोई सरकारी, सुनिए मेरी बात सुनिए, सरकारी एजेंसी से लीक हो जाता है तो सरकार के ऊपर तो एफआईआर नहीं हो सकती। जैसे झारखंड में 1 साल से कोई एफआईआर तो हुई नहीं है, तो आप कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे? और लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि जो खेरा जी ने कहा, मैडम मैं उस समय सरकार में था, मैं खुद आधार का विरोधी था अगर उसको कंपल्सरी किया जाता। पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट फैसला आया कि इट विल नॉट बी कंपल्सरी, इट विल नॉट बी मैंडेटरी। इसके बाद ही जो हम लोगों ने इसका समर्थन किया। ऐसा नहीं है कि हर कांग्रेसी इसके समर्थन में था या हर कांग्रेस माइंडेड पर्सन इसके समर्थन में था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट गाइडेंस था कि इट विल नॉट बी मैंडेटरी, वी वेंट अहेड विद दिस। आज इसको मैंडेटरी बैकडोर से किया जा रहा है और इसीलिए हम इसके खिलाफ है। इसकी डिलीवरी मैकेनिज्म पे कोई शक नहीं है, पर ये जो सर्वेलेंस सिस्टम में बदल रहे हैं ना, इस पे हम लोगों को एतराज है और ये एक प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन है। जी, अरविंद गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं, आप अगर जल्दी से जवाब देते हैं तो मैं जो बात, और खास तौर पर फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग की जो बात हो रही है, क्योंकि ये डीबीटी के मामले में सामने आया है, ये डीबीटी के मामले में सामने आया है कि लोग अपने अकाउंट कनेक्ट कर दें और बाद में मैसेज आए हैं कि आपके इनकम टैक्स के रिटर्न रिकॉर्ड के हिसाब से आपको सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, तो आप सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आप डिक्लेरेशन फाइल कीजिए। देखिए, जो आपने उदाहरण दिया, 2 बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। एक आदमी एक स्टेट में जाकर टैक्स तो इनकम टैक्स तो 50 लाख रुपए इनकम, 10 लाख रुपए इनकम, 5 लाख रुपए इनकम क्लेम कर रहा है, और दूसरी तरफ जाकर एक बेनिफिट क्लेम कर रहा है जो एक पुअर आदमी का हक छीनकर अपने आप को ले रहा है। नहीं, लेकिन अरविंद जी, उस दिन तक सरकार ने नहीं कहा था, उस दिन तक सरकार ने नहीं कहा था कि टैक्स पेयर्स को ये सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। ये बैकडोर से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ये स्कीम तो हमें सोचनी पड़ेगी एज ए कंट्री की, तो आज इसको हम फ्रंट क्यों नहीं सोचा जा सकता है? नहीं, ये स्कीम खुलेआम क्यों नहीं सोची जा सकती? ये तो हमें सोचना पड़ेगा। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, बहुत सिंपल बात है, समझने की बात है। जो शहजाद जी ने बोली कि मेरा एयरपोर्ट का मैं किधर ट्रैवल कर रहा हूं, कहां ट्रैवल कर रहा हूं, आज भी आप एयरपोर्ट पर एंटर करने से पहले अपना प्रमाण देते हैं कि अरविंद गुप्ता ही अंदर जा रहा है, और आपका टिकट वेरिफिकेशन के लिए वो कि भाई ये नाम सेम लिखा हुआ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसकी जगह पर एक प्रपोजल है अपना डिजिटल ट्रैवल करने के लिए, बिल्कुल पेपरलेस ट्रैवल करने के लिए आप जाइए, अपना सीधा ऑथेंटिकेट होंगे, चले आएंगे। ये अभी प्रपोजल है, और उसके अंदर एक आदमी सीधे अंदर जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, उसमें कोई टिकट नहीं, पेपर नहीं लेना। ये इसके लिए प्रपोजल है। प्राइवेट एयरलाइन के बीच में सरकार को ये नहीं पता मैं प्राइवेट एयरलाइन से कहां जा रहा हूं, पर इसके बाद पता चलेगा सर।
ये तो आप गलत फहमी फैला रहे हैं। अरविंद जी, अभी जो गेट पे सीआईएसएफ का जवान खड़ा होकर आइडेंटिटी मैच करता है, वो उसकी कहीं एंट्री नहीं कर रहा है कहीं रिकॉर्ड में। मेरी बात सुनिए, सारी जगह रिफ्लेक्ट करता है। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? आज आप दिल्ली से एक ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं, आप अपना फोन नंबर देते हैं, आपको एसएमएस मिलता है, दिल्ली कहां से कहां जा रहे हैं, सब कुछ बताते हैं आप वहां पर। तो देखिए, यही अगर ये सब पहले से अवेलेबल है, अगर ये सब पहले से अवेलेबल है तो क्या एक एडिशनल, यही जो चीज, ये एक एडिशनल पेपरलेस और एक नया ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी अजय कुमार जी। और अगर आप वही अब जरा बातें संक्षेप में रखेंगे, समय खत्म हो रहा है। अजय जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। सकता हूं आलोक जी? जी संकला जी, मैं अजय जी के बाद आपके पास आ सकता हूं। जी, मैं अजय जी के बाद संकला जी आपके पास। जी अजय जी। आलोक जी, जैसे अरविंद जी ने कहा था, देखिए सबसे नहीं, आलोक जी, जैसे अरविंद जी ने अभी कहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर आधार को किसी कारण से अनेक चीज से जोड़ना चाहते हैं तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि सबको चिंता है कि ये क्या निष्ठा की जो है पूरी तरह से हमारे डेटा की खुलासा हो गई, आप सर्वेलेंस कर रहे हैं कि नहीं। तो एक कानून ले आइए, निष्ठा संबंधित प्राइवेसी लॉ ले आइए। उससे क्या होगा कि कम से कम स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कहां तक सीमा, सरकार की कहां तक सीमा रहेगी, इस किस कारण से ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक तो प्राइवेसी लॉ की आवश्यकता है, दूसरा है कि कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि सरकारी आंकड़े में बता रहा हूं, मैं तो सरकारी अफसर रह चुका हूं। इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई कल्याणकारी योजना में किसी का नाम डाल देगा, आपने कहा कि उनके आधार नंबर डायरेक्टली चाहिए, तो उसी पर जो है वो एक्सेल शीट या जो भी शीट होगा सरकार के पास, उसी पर उन्होंने आधार नंबर जोड़ दिया। सरकार के ये आदमी कोई लिंकेज, क्योंकि सरकार ये वर्तमान में सिस्टम नहीं है, तो वो जो लिंकेज, जो आधार नंबर को छिपा के रखना, क्योंकि ये सरकारी आंकड़े, इसीलिए तो पूरा सार्वजनिक हुआ है। अगर आप किसी भी मनरेगा का जो है, मेरे पास समय कम है, रितिका खेड़ा जॉब कार्ड में देना चाहती हैं। रितिका जी संक्षेप में रखिए, क्योंकि मेरे उसके बाद मैं कपिल जी के पास भी जाना चाहता हूँ। जी, एक्चुअली प्राइवेसी लॉ से काम नहीं बनेगा, हालांकि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो लॉ भी ये बहुत कमज़ोर बना सकते हैं। लेकिन जो वॉलंटरी और मैंडेटरी वाली डिबेट है वो बहुत ज़रूरी है। बार बार सरकार ने कहा है, उन्होंने कोर्ट में कहा है कि हम इसे कभी नहीं मैंडेटरी करेंगे, जो कानून बना है उसमें लिखा है कि मैंडेटरी नहीं होगा, और फिर तुरंत उन्होंने सब जगह मैंडेटरी कर दिया है। तो क्या सीनियर एडवोकेट दीवान और सीनियर एडवोकेट दातार ने दोनों ने ये कहा है कि क्या सरकार अभी तक झूठ बोल रही थी, लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही थी? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वो सच कह रही थी, तो इसलिए इसको वॉलंटरी रहना बहुत जरूरी है। जी कपिल संकला जी, माफ रितिका जी, समय कम है तो मैं अब कपिल संकला के पास जाना ही पड़ेगा, कार्यक्रम करीब करीब खत्म हो रहा है। चीज बोलूंगा जी संकला जी, एजी साहब ने कहीं यही नहीं बोला कि सिटीजन डज नॉट हैव राइट ओवर हिज बॉडी। उन्होंने ये बोला था एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि जो स्टेट होता है वो काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। एब्सोल्यूट राइट कहा था उन्होंने, और एब्सोल्यूट राइट इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने कहा कि हम क्या मांग रहे हैं, हम आपका फिंगरप्रिंट मांग रहे हैं, आइरिस स्कैन मांग रहे हैं। और जो मैं इसको टेररिज्म, एंटी टेररिज्म से जोड़ रहा था, वो मेरे जो सभी दोस्तों ने जो बोला है उसी को ही सेकंड कर रहा हूं। आप जैसे एयरपोर्ट जाते हैं और आप सीधा के सीधा लाइन, आप अपने आधार कार्ड के नंबर से और अपने आइरिस स्कैन से आप सीधा के सीधा अंदर चले जाते हैं, तो ये एक सिक्योरिटी इशू हुआ ना, कि आप क्लियरेंस हो गई आपकी। कोई गलत आदमी कोई और बन के, कोई टेररिस्ट या कोई क्रिमिनल आदमी किसी चीज को हार्म करने के लिए अंदर नहीं जा रहा। तो ये बहुत ही राइट चीज है, और एजी साहब की बात को आज गलत तरीके से लेने का कोई मतलब नहीं है। जी वो एक लंबी डिबेट है, मेरा ख्याल है प्राइवेसी पर एक अलग से लंबी डिबेट। शहजाद एक लाइन का क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि एब्सोल्यूट राइट। शहजाद जी आप एक लाइन, अगर मेरे पास मेरी बॉडी का सुनिए, अगर मेरे पास मेरी बॉडी का एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सुनिए एक सेकेंड, एक मिनट प्लीज, आई हैव बीन गिवन द लास्ट लाइन, प्लीज गिव मी दैट रिस्पेक्ट। अगर मेरे पास मेरी बॉडी का एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जो मेरी स्वाधीनता का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, तो आप ये कह रहे हो कि जो बलात्कार होता है महिला के साथ, उसके पास उसकी बॉडी का एब्सोल्यूट राइट नहीं था? ये कैसा तर्क है? ये आर्टिकल 21 के अंदर जो हमारे पास स्वाधीनता का अधिकार है, निजी स्वाधीनता का, इंडिविजुअल राइट जो है, ये सवाल है शहजाद, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है इस पर एक लंबी बहस अलग से चलेगी। आप प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग केस चल रहा है। अरविंद जी आपका क्लोजिंग कमेंट एक लाइन में।
बहुत सिंपल हम लोग काफी क्लोजली एसोसिएटेड हैं। अगर कोई सिर्फ इतनी बात जी अरविंद जी को बोलने दें, अब कार्यक्रम खत्म कर दें। आज की डेट में जो स्कीम हमने आधार के बेस पे, एक आइडेंटिटी सिस्टम के बेस में, डिजी लॉकर, पेमेंट सिस्टम्स, जीएसटी, आगे बढ़ के जो सब एक सिस्टम्स बिल्ड हो रहे हैं, एक नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, ये देश को ट्रांसफॉर्म करने की एक बेसिक बुनियाद रखी जा रही है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए, जो उसमें चेंजेस है सजेस्ट करें और एवर इंप्रूव करते रहें। ये तो आगे जाके फॉरवर्ड पूरा दुनिया देख रहा है। जी, आधार के फायदों की एक लंबी लिस्ट गिनाई जा चुकी है, पहले भी गिनाई गई है, आज भी गिनाई जा रही है। आधार से प्राइवेसी को खतरा है या नहीं, ये सवाल हमने पूछा। 62% लोग मानते हैं कि आधार से प्राइवेसी को गंभीर खतरा है, और यहां मौजूद पैनलिस्ट भी मानते हैं कि डेटा प्राइवेसी, डेटा सीक्रेसी पर विचार होना चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए। इसमें यहां कोई मतभेद नजर नहीं आया। जाहिर है कि आधार जिस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, जिस तरह से फैल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजों पर गंभीर विचार होना चाहिए और कुछ नए फैसले करने की जरूरत होगी। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।